उत्तराखंड की खबरें आप विस्तार से देख लेते हैं। उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल हुआ है। हम आपको बता दें, उत्तराखंड में आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। कई जिलों के डीएम और सीडीओ बदल दिए गए हैं। सवीन बंसल देहरादून के नए डीएम बनाए गए हैं। वहीं कमरिंद्र सिंह हरिद्वार के नए डीएम बने हैं। संदीप तिवारी चमोली के डीएम बनाए गए हैं। वहीं विनोद गिरी पिथौरागढ़ के नए डीएम होंगे। आशीष भटगई बागेश्वर के नए डीएम हैं। वहीं अल्मोड़ा के डीएम बने हैं आलोक पांडे। आकाशा कोंडे बनी है हरिद्वार की नई सीडीओ। अभिनव शाह देहरादून के नए सीडीओ बनाए गए हैं। वहीं दीपक सैनी चमोली के नए सीडीओ नियुक्त किए गए हैं। दिवेश शासनी अल्मोड़ा के नए सीडीओ हैं। सुंदरलाल सेमवाल उत्तरकाशी के नए सीडीओ नियुक्त किए गए हैं। गिरीश गुणवंत बने हैं पौड़ी के नए सीडीओ। वहीं प्रकाश चंद्र बने हैं निदेशक समाज कल्याण। रामदत्त पालीवाल डायरेक्टर मंडी परिषद बनाए गए हैं। हरिचंद्र सेमवाल बने हैं आयुक्त आबकारी। दीपक रावत को सेक्रेटरी सीएम की भी जिम्मेदारी दी गई है। झरना कमठान बनी है डीजी विद्यालय शिक्षा। तो एक बड़ा फेरबदल जिसमें डीएम और सीडीओ में देखने को मिला है। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें कई जगहों के डीएम और सीडीओ बदले गए हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। राज्य में चमोली से लेकर हरिद्वार तक हल्द्वानी तक सामने आ रहे कानून व्यवस्था के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर है और इसी हफ्ते कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग लेने के बाद बुधवार को सीएम का काफिला अचानक पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचा, जहां पर सीएम ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण करने के बाद डीजीपी, एडीजी, कानून व्यवस्था, आईजी गढ़वाल की मीटिंग ली। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जिले के बॉर्डर एरिया में गश्त बढ़ाई जाए। सीएम ने डेमोग्राफिक चेंज, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और जरूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से फिर भूस्खलन हुआ है। गुफियारा के पास पहाड़ी से पत्थर और मलबा गंगोत्री हाईवे पर गिरा। पत्थर पहाड़ी से गिरकर सुरक्षा रेलिंग पर अटक गया। हालांकि अभी हालत सामान्य है, लेकिन भूस्खलन की वजह से बात करें तो मुख्य वजह अतिक्रमण है। 2003 के बाद 21 साल में अब तक इलाके में लगभग 3.5433 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर प्रशासन नाक के नीचे अतिक्रमण हुआ और अब तक 287 से अधिक कच्चे पक्के और अवैध निर्माण इस पूरे क्षेत्र में किए गए। जबकि 2003 में वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन के बाद इंदिरा कॉलोनी से लेकर गोफियारा तक लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से को बफर जोन में रखा गया था। और बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, वरुणावत पर्वत आज लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, अतिक्रमण हुआ और अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ जबकि वो बफर जोन था। बिल्कुल, 2003 में जब वरुणावत पर्वत आया था तो 1.5 किलोमीटर हिस्सा जो इंदिरा कॉलोनी से लेकर गुफियार तक का है उसको बफर जोन घोषित कर दिया गया था कि इस पे किसी भी प्रकार का निर्माण पे रोक लगा दी गई थी। पर इन 21 सालों में लगातार वहां पे अवैध निर्माण हुए, कई प्रकार के वैध निर्माण भी हुए, पर अवैध निर्माणों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इस पे लगातार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी शिकायत जो प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन, उससे की। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में एक जांच बैठी गई थी जो उसमें एसडीएम थे चतर सिंह चौहान, उनके द्वारा जांच करवाई गई थी। तो उसमें एक खुलासा हुआ कि लगभग 287 व्यक्तियों द्वारा 287 अवैध भवन और कच्चे भवन भी बनाए गए हैं। फिर भी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब फिर से वरुणावत में आहट हुई है और जिस तरह से जब बारिश हो रही है तेज, तो पत्थर जब गिर रहे हैं तो लोग दहशत में देखे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो दहशत में है यही लोग हैं जो अतिक्रमण करके बस गए हैं इस पूरे
पूरे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब बफर जोन था, बफर जोन के बाद भी कैसा इस तरह से बड़े पैमाने पे अतिक्रमण हुआ, तो ये बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। अब जब भूस्खलन हो रहा है, जब निर्देश दिए जा रहे हैं लोगों को खाली करने के, तो यहाँ पे खाली जो स्थानीय लोग वो नहीं कर रहे हैं, जो जिसकी वजह है कि लोग इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाह रहे और खतरा लगातार अब उनके लिए ही वरुणावत पर्वत और उसके हो रही लैंडस्लाइड मुसीबत बन गई है। हालांकि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना था, देखना था, लेकिन उन्होंने भी इसको काफी हद तक इग्नोर किया और आज स्थिति ये बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमोली से खबर लेते हैं और यहां पर बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ 2500 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बुधवार को 2661 से अधिक यात्री बद्रीपुरी पहुंचे। अभी तक बद्रीनाथ धाम में करीब 93,638 जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। यात्री यहां पर दर्शन कर चुके हैं। यात्रा बढ़ने के साथ ही यहां पर काफी ज्यादा जो मुख्य बाजार है वहां पर जाम लगा। स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, ये तो अच्छी खबर है कि अब एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी यहाँ के जो लोग हैं या फिर श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको हो रही है? जी, निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है कि मानसून की बारिश जैसे ही कम होने लगी है, यात्रा में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। और जो यात्रा 1100 या 1500 के आसपास मानसून में हमने देखी थी, वो अब 2 से 2500 पहुंच चुकी है। और अब जब सितंबर का महीना लग चुका है और 17 तारीख के बाद जब श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में यात्रा अपने चरम पर आ जाएगी और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो प्रशासन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य नगर हैं, चाहे हम ज्योतिर्मठ की बात कर लें, यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिससे तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। आड़े तिरछे वाहन लोग अपने सड़कों पर लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जाम की स्थिति पैदा हो रही है। घंटों तक यात्रियों की बस देखी जा रही है कि जाम में फंस रही है और धीरे धीरे उनको वहां से फिर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब यात्रा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, ट्रैफिक प्लान बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब सितंबर के महीने में यात्रा लगातार बढ़ेगी, अक्टूबर में यात्रा लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अब 2 से 3 महीने ही रह गए हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा के या हेमकुंड साहिब की यात्रा के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक प्लान है उस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 9 लाख से अधिक तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और यात्री बढ़ेंगे, ये पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ऋषिकेश से भी हम देख रहे हैं लगातार तीर्थ यात्रियों का जो दल है वो चारों धामों की तरफ रवाना हो रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक प्लान को लेकर एक नया एक्शन लेने की आवश्यकता है और जो ये वाहन आड़े तिरछे लोग खड़े कर रहे हैं मुख्य बाजारों में, इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और श्री केदारनाथ धाम के लिए स्थानीय लोगों के लिए फ्री हेली का संचालन किया जा रहा है। अतिवृष्टि के बाद ऐसे व्यापारी जो केदारनाथ में स्वयं का व्यवसाय कर रहे थे और उनका रेस्क्यू कर वापस लाया गया था, उनके लिए आज से निःशुल्क हेली सेवा प्रारंभ कर दी गई है, जो कि वहां के व्यापारी और यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहा जा सकता है एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सिरसी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे सकता है। उसके माध्यम से जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी हेली को वो आवेदन प्राप्त होंगे और उनको डेट प्रदान की जाएगी। उस डेट पर वो जाकर के अपने केदारनाथ पहुँच सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से आपदा आई थी रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में, उसके बाद से वहां पर जो व्यापारी थे उनको आने जाने में बड़ा कष्ट हो रहा था। अब एक बार फिर से व्यापार पटरी पर भी आए और साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इस लिहाज से ये जो हेली सेवा प्रारंभ की गई है व्यवसायियों के लिए, ये एक बड़ी खबर है।
जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा है वो पिछले विगत माह जो है जो आपदाएं थी केदार घाटी में, वहां रास्ते और पैदल मार्ग थे जो रास्ते से वो टूट गए थे और उसके बाद से लगातार वहां पे एक सरकार के सामने एक चुनौती थी कि किस तरह से यात्रा शुरू की जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो पैदल मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, उनको ठीक कर दिया गया है और फिलहाल जो आवाजाही इस जो 3 माह की यात्रा बची हुई है वो किस तरीके से चले और किस तरीके से श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन करे, इस पर कहीं न कहीं सरकार का पहला फोकस है। और दूसरी बात मैं कह दूं, जो हेली सेवा अभी फ्री की है सरकार ने, केवल उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ धाम में व्यवसाय करते हैं, जो तीर्थपुरी समाज हैं और जो लोग वहां पे रहते हैं, उनके लिए सरकार ने फ्री हेली सेवा की है जो आज से शुरू कर दी गई है। और उन लोगों का पूरा जो उनको वहां पे जो भी जहां से भी लोग अपने गांव से बिलोंग करते हैं, उनको वो कागज वहां पर जमा करने होंगे और उसके बाद उनको ये हेली सेवा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो ये 2-3 माह की जो यात्रा बची है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को चुनाव मैदान में तैनात किया, तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी के अब कांग्रेस के नाम से पसीने छूट रहे हैं। उत्तराखंड में अब बारी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की है। बद्रीनाथ और मंगलौर हार चुकी बीजेपी खासी अलर्ट मोड पर है। इतना अलर्ट कि केदारनाथ में अभी से अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल लेवल पर तैनात कर दिया है, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और वन मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हैं। इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अभी से अपने मंडल के बूथों पर काम करना शुरू कर दें। मंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और कोई बाई इलेक्शन है, हर कार्यकर्ता की उपयोगिता हम इस चुनाव में लेने वाले हैं। हमने जो कैबिनेट के 5 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों को दायित्व दिया, 5 ही वहाँ मंडल है, हर मंडल पे हमने एक मंत्री का दायित्व दिया है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस ने तत्काल पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के नाम से बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यही कारण है कि मंत्रियों से सरकारी काम कराने के बजाय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने में तैनात किया जा रहा है। बद्रीनाथ हारने के बाद इनके हाथ पैर फूल गए हैं। अब मंत्रियों से सरकारी काम लेने के बदले अब चुनाव लड़ाने के काम लिए जा रहे हैं और एक मंत्री को ड्यूटी लगाते कोई बात नहीं थी, 6 मंत्रियों को ड्यूटी लग रही। साफ घबराहट झलक रही है। कांग्रेस से इनका पसीना छूट रहा है और जिस तरीके से लगातार इनके कार्यकर्ता बलात्कार इत्यादि में संलिप्त पाए जा रहे हैं। केदारनाथ पर सियासत गर्म है। ये हाल तब है जब अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केदारनाथ चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना जरूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सीएम धामी की टिफिन मीटिंग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होगी। सीएम मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज करने वाले हैं। हरिद्वार रोड स्थित गेस्ट हाउस में इस मीटिंग को रखा गया है। 12:30 बजे मीटिंग में पहुंचेंगे सीएम धामी। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की और गढ़वाल में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर बातचीत की। अनिल बलूनी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से रामनगर, लैंसडाउन, पौड़ी, गोपेश्वर और जोशीमठ को देहरादून से हवाई मार्ग से जोड़ने की मांग की। साथ ही चमोली की गौचर हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने इन मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता बीजेपी से तब निपटेंगे जब अपनों को निपटाने का काम खत्म करेंगे। खबर है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो हरक सिंह ने भी बता दिया कि गढ़वाल में उन्होंने गोदियाल का साथ क्यों नहीं दिया।
पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने चुनाव अपने दम पर लड़ा। सीनियर नेता हरीश रावत से लेकर हरक सिंह रावत तक चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। चुनाव में गणेश गोदियाल की हार की बात 3 महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की ये कहानी बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को बीजेपी से पहले अपनों से निपटना है, जहां कद और पद की चाहत में नेता भिड़े रहते हैं। खबर है कि इन दिनों हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच भी खटपट चल रही है। अंदर खाने इसकी वजह लोकसभा चुनाव में साथ न देना माना जा रहा है, क्योंकि गढ़वाल में हरक सिंह रावत चुनाव में गणेश गोदियाल का साथ देते नहीं दिखे और न ही कहीं प्रचार किया। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर हरक सिंह रावत ने गोदियाल का साथ न देने की वजह साफ कर दी। गोदियाल जी ने टिकट की पैरवी हरिद्वार के लिए करी होते तो हरक सिंह भी जाता। जब एक चीज सुनो, गोदियाल जी ने, वैसे ये राजनीतिक में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपके लिए न्यूज बन जाएगी। एक चीज सुनो, गोदियाल जी से जब मैंने कहा कि बॉस मैं बाकी प्रदेश में आपके साथ हूं, मुझे प्रदेश में थोड़ी चाहिए था गोदियाल का सहयोग, वहां तो हरक सिंह रावत खुद ही बहुत मजबूत है, मुझे तो गोदियाल का सहयोग हरिद्वार के टिकट के लिए चाहिए था। वो कहले नहीं भैया, मेरे हरीश राव जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष में मदद करी, वहां मैं आपके साथ नहीं हूं। सुनो ना, मैं मेरे कंपटीशन में गोदियाल जी से क्यों करूंगा, मैं तो हरीश भाई से भी नहीं कंपटीशन करता। साफ है, हरीश रावत और हरक सिंह रावत की पुरानी अदावत का नुकसान गढ़वाल में गोदियाल को उठाना पड़ा। वहीं चुनाव के बाद गणेश गोदियाल ने बिना नाम लिए ये तक कह दिया कि कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। अब सवाल है कि गोदियाल का इशारा किसकी तरफ था और हरक सिंह रावत के साथ देने की बात पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं पार्टी के जवाबदेह पदों पर रहा हूं और मैं इस प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता कि सरेआम कोई विवाद पैदा हो, लेकिन एक शाश्वत प्रकृति का नियम है कि छल का फल छल, आज नहीं तो कल। कांग्रेस में चुनाव से पहले कद और पद का विवाद शुरू हो जाता है। साल 2016 की बगावत से लेकर अब तक ये झगड़ा कई बार दिखा है, जहां चुनाव लड़ने और बीजेपी से निपटने से पहले आपसी विवादों में पहले नेता निपटते हैं और फिर पार्टी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में हुई नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले में जल्द आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने 35 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसमें पीड़ित के साथ एक महत्वपूर्ण गवाह के बयान कोर्ट के सामने पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने मामले में गैंगरेप, पॉक्सो, गलत तरीके से बंधक बनाना, साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को देहरादून के आईएसबीटी में 2 बस ड्राइवर, 2 कंडक्टर के साथ एक कैशियर ने लड़की से गैंगरेप किया था। सभी 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। CWC के वो मेंबर्स भी हैं जिनके द्वारा काउंसलिंग की गई। इसमें पुलिस के वो गवाह भी हैं जिनके द्वारा CCTV फुटेज कलेक्ट किया गया दिल्ली और पूरे रास्तों में। इनके द्वारा रिकवरी के गवाह भी हैं, जो PCR के दौरान जो रिकवरी हुई थी पूरी SIT टीम के, वो गवाह हैं। साथ ही इसमें डॉक्टर्स भी हैं और इसमें अन्य जो मैंने बताया कुछ ऐसे संदिग्ध गवाह हमें मिले थे, जिनको मैं इनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने बस से उतरते हुए अभियुक्तों की पहचान करी थी। तो ऐसे करके टोटल 35 गवाह इसमें चार्जशीट में हमने रखे हैं। उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर के फर्जी साइन कर एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कैशियर ने सरकार के खाते से 13 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए। जैसे ही ये खबर सामने आई, जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कुछ और जालसाजों की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार बैंक मैनेजर और कैशियर से 7 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए हैं। हल्द्वानी की सड़कों पर रात में पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर शातिर अपराधियों ने अपने अपराध करने का समय बदल दिया है। हल्द्वानी के मुखानी थाने के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया और महिला के गले से चेन झपटकर भाग निकले। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश की बात कह रही है।
राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब अगर कूड़ा फेंका तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून की सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती के साथ नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली है, जिसमें फिलहाल 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर कैमरे लगाए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा कूड़ा फेंका जाता है। सड़कों पर फैल रहा कूड़ा नगर निगम के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, जिससे अब कूड़ा गाड़ी में ही कूड़ा फेंका जा रहा है। साल 2016-17 में नैनीताल जिले में खनन कारोबारियों के 50 करोड़ रुपए डीएम द्वारा माफ किए जाने पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने अब पूरे राज्य में 2016 के बाद खनन पर लगे जुर्माना राशि खत्म करने पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कोर्ट ने सचिव खनन और निदेशक खनन को रिपोर्ट के साथ 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। साथ ही पूछा कि 2016 के बाद किन खनन कारोबारियों का कितना पैसा माफ किया गया। बुधवार को खनन सचिव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बीमारी और जांच के चलते वो नहीं आ सके। उनकी जगह पर अपर सचिव खनन कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट का सख्त रुख अपनाया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2016 और 2017 से, यानी कि 2016-17 से आज की तिथि तक अब नैनीताल ही नहीं संपूर्ण उत्तराखंड में तुमने कितना खनन का जुर्माना माफ किया, सबसे पहले तो ये बताओ। गणेश चतुर्थी पर्व से पहले हरिद्वार में गणपति की मूर्तियों का बाजार बिल्कुल सज चुका है। इस बार मिट्टी की मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भूपतवाला में सुंदर और भव्य मूर्तियां तैयार की जा रही है। दूर दूर से लोग यहां से मूर्तियां लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ सालों में गणेश चतुर्थी से पहले गणपति पंडाल लगाने का चलन बढ़ा और इस बार लोग मिट्टी की मूर्तियां ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका विसर्जन करने में इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ मिट्टी की मूर्ति तैयार की जाती है और इको फ्रेंडली मूर्ति सारी, और छोटे 6 इंच से लेके हमारे पास 15 फुट की मूर्ति तैयार की जाती है, अभी तैयार है, और कुछ मूर्ति अभी मिट्टी का तैयार कर रहे हैं हम। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चक्राते के कासी में ग्राम विकास सचिव राधिका झा ने विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान लापरवाही पर अधिकारी को फटकार लगाई। कोटद्वार में बीजेपी नेता दीप्ति रावत ने बीजेपी को देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। दीप्ति रावत ने कहा, महिलाओं के विकास में बीजेपी बड़ी भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार में बीजेपी की सदस्यता अभियान में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां के पहले सदस्य बने, जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। नैनीताल में पहली बार आयोजित बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में ऑल स्टेट्स कॉलेज के नाम रही। ऑल स्टेट्स कॉलेज ने भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय को 5-1 से शिकस्त दी। अवैध शराब के खिलाफ सीएम के आदेश के बाद टिहरी में आबकारी विभाग हरकत में आ गया है। घनसाली में शराब की 7 दुकानों पर नियमों की अनदेखी पर 10,000 की पेनल्टी लगाई गई। चमोली के ज्योतिर्मठ के सुनील गांव में रहने वाले महक काड़व का एशियाई विंटर गेम के लिए चयन हुआ है। एशियाई विंटर गेम चीन के हार्बिन में होगा। बागेश्वर में 51 समस्याओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बाद तहसील दफ्तर पर प्रदर्शन किया और जल्द समस्या के समाधान की मांग की। टिहरी में एसडीएम की अध्यक्षता में एससीसी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन, टीएचडीसी और कर्मचारियों के साथ बैठक हुई। टिहरी में अधिकारियों के 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के पोर्टल और विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।